हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप लोग बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और इंग्लिश लिटरेचर को अपने मेजर या माइनर सब्जेक्ट के रूप में पढ़ रहे हैं, जिसमें आपके पेपर का नाम है इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल्स, तो आज का ये महामैराथन क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप लोग 2026 में एग्जाम देने वाले हैं। आज की वीडियो में मैं आपके इंग्लिश लिटरेचर का वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लेकर के आ गई हूँ, जो हर बार आपके एग्जाम में पूछता है। तो आप ये अगर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के लिए काफी ज्यादा परेशान हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और इसके अलावा मैंने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की वीडियोस भी अपलोड कर दी हैं, तो आप उन वीडियोस के लिए भी चैनल पर विजिट जरूर कीजिएगा। आपको सारी क्लासेस पढ़ने के लिए मिलेंगी। चलिए आज का ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपका फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट द क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द एसे ऑफ स्टडीज। ऑफ स्टडीज एसे का क्रिटिकल एप्रिसिएशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये लॉन्ग में ही पूछता है और मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बता दिया है कि मैं केवल आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बताने वाली हूँ आपके एग्जाम 2026 के लिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करते हैं, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। केवल लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। और इससे पहले जो वीडियो मैंने आपको बनाई है, मैंने उसमें आपको सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड किए हैं। तो आपके हर एक सिलेबस का हमने प्रोवाइड किया हुआ है, हर एक टॉपिक का, हर एक सब्जेक्ट का। आप चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, चैनल पर विजिट जरूर कीजिएगा। तो देखिए, एग्जाम में सबसे पहले तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा, क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ स्टडीज बाय फ्रांसिस बेकन, क्योंकि यही इस एस्से के राइटर हैं। तो कोई भी आंसर जब आप लिखें, जब लॉन्ग आंसर लिखें, तो आप हमेशा अपना आंसर हेडिंग बाय हेडिंग लिखा करें, क्योंकि इससे आपको नंबर काफ़ी अच्छा मिलता है। तो पहली हेडिंग होगी आपकी इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में आपको इस एस्से के बारे में थोड़ा सा लिखना होगा कि इस एस्से का नाम क्या है, इसके राइटर कौन है और इस एस्से में राइटर ने क्या बात कही है। तो लिखेंगे, ऑफ स्टडीज इज एन एस्से रिटन बाय फ्रांसिस बेकन। इन दिस एस्से ही एक्सप्लेन्स द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडीज इन ह्यूमन लाइफ। तो ये जो एस्से है, इसके राइटर है फ्रांसिस बेकन। और इन दिस एस्से, इस एस्से में ही एक्सप्लेन्स, वो एक्सप्लेन करते हैं द इम्पोर्टेंस, महत्व को, ऑफ स्टडीज़ यानी पढ़ाई का, इन ह्यूमन लाइफ इंसानों के जीवन में। तो एक मनुष्य के जीवन में पढ़ाई का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है, उसके बारे में राइटर फ्रांसिस बेकन अपने एस्से में एक्सप्लेन करते हैं। सेकेंड हेडिंग आप लोग लिखेंगे सेंट्रल आइडिया, यानी कि सेंट्रल आइडिया क्या है, यानी कि मेन जो आइडिया है इस एस्से में, वो राइटर क्या देते हैं, मेन क्या बात राइटर अपने रीडर को बता रहे हैं। तो आप लिखेंगे, द मेन आइडिया इज दैट स्टडीज मेक ए पर्सन वाइज, कॉन्फिडेंट एंड सक्सेसफुल इन लाइफ। तो देखिए, आप उसी में ये बात भी लिख सकते हैं, मेन आइडिया ऑफ द एस्से, कि मेन आइडिया क्या है, या आप अलग से हेडिंग डालकर लिख सकते हैं, थर्ड हेडिंग डाल दीजिए, या आप उसी में एक अलग से हेडिंग बना दीजिए, मेन आइडिया ऑफ द एस्से। और इसमें राइटर 3 वर्ड्स को डिफाइन करते हैं, डिलाइट को, ऑर्नामेंट को एंड एबिलिटी को। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, राइट एक्सप्लेन द डिलाइट, ऑर्नामेंट एंड एबिलिटी इन द एस्से ऑफ स्टडीज बाय फ्रांसिस बेकन। तो इससे पहले वाली जो वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड की थी, उसमें ये क्वेश्चन मैंने रखा भी था, जो पहले मैंने आपको भी बताया है कि डिलाइट, ऑर्नामेंट एंड एबिलिटी के लिए अलग से क्वेश्चन आ जाता है। तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वहाँ भी मैंने डिस्कस किया था। और हम आज केवल लॉन्ग क्वेश्चंस देख रहे हैं, तो चलिए देखिए। तो इसमें आप लिखेंगे, फर्स्ट वर्ड आप जो लिखेंगे डिलाइट, यानी कि आनंद, जिसको हिंदी में बोलते हैं आनंद, यानी कि पढ़ाई इंसान को आनंद देती है। स्टडीज़ गिव हैप्पीनेस एंड मेंटल पीस, ये हमें खुशी और मेंटल पीस देती है, मानसिक शांति देती है। रीडिंग बुक इज़ ए गुड वे टू स्पेंड फ्री टाइम, यानी कि जो रीडिंग करना है किताबों का एक बहुत ही अच्छा तरीका है फ्री टाइम को स्पेंड करने के लिए। मतलब फ्री टाइम में खाली बैठे रहें, उससे अच्छा कोई किताब ही पढ़ लें। तो राइटर वही बात बता रहे हैं। सेकेंड वर्ड है ऑर्नामेंट, यानी कि गहना या सजावट कह सकते हैं। स्टडीज़ मेक ए पर्सन स्पीच एंड पर्सनालिटी अट्रैक्टिव, जो पढ़ाई है वो इंसान की स्पीच को और उसकी पर्सनालिटी को काफ़ी अट्रैक्टिव बनाती है।
एन एजुकेटेड पर्सन स्पीक बेटर इन सोसाइटी। और राइटर ये भी कहते हैं कि जो एजुकेटेड पर्सन होते हैं वो सोसाइटी में अच्छे से रहते हैं, अच्छे से बात करते हैं, क्योंकि जो राइटर हैं वो ये बता रहे हैं कि जो स्टडी है वो हमें ऑर्नामेंट भी देती है, यानी कि हमारी जो पर्सनालिटी है वो काफ़ी अट्रैक्टिव होती है। थर्ड बात जो राइटर कहते हैं वो है एबिलिटी यानी योग्यता। स्टडी इंक्रीज थिंकिंग पावर एंड प्रैक्टिकल स्किल्स। जो स्टडी है वो इंसान की एबिलिटी को यानी योग्यता को भी बढ़ाती है, इंक्रीज करती है। नॉलेज हेल्प इन सॉल्विंग प्रॉब्लम इन रियल लाइफ। और जो नॉलेज होती है, ज्ञान होता है, वो हेल्प करता है सॉल्व करने में, हल करने में। जो ह्यूमन लाइफ के अंदर, रियल लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसको हम सही फैसला ले पाते हैं, सही सोच पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो यही चीज़ें राइटर बता रहे हैं। देखिए, फोर्थ हेडिंग है जो आपकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द एसे ऑफ स्टडीज़ का, वो है रिविलेंस इन मॉडर्न लाइफ। बेकन्स आइडिया आर स्टिल ट्रू टूडे। एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कैरियर, पर्सनालिटी एंड सक्सेस। तो जो इनका आइडिया है बेकन का, फ्रांसिस बेकन का, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एजुकेशन जो है इम्पॉर्टेंट है कैरियर के लिए, पर्सनालिटी के लिए एंड सक्सेस के लिए। फिफ्थ जो आपकी हेडिंग होगी वो होगी स्टाइल ऑफ राइटिंग, यानी लिखने का तरीका कैसा है राइटर का। बेकन्स स्टाइल इज शॉर्ट, क्लियर एंड मीनिंगफुल। तो बेकन का जो स्टाइल है काफ़ी शॉर्ट है, छोटा है, क्लियर है और मीनिंगफुल है, पढ़कर रीडर को समझ आता है। ही यूजेस सिंपल बट पावरफुल सेंटेंसेज। वो यूज़ करते हैं काफ़ी सिंपल सेंटेंसेस को, लेकिन वो काफ़ी पावरफुल होते हैं। आपकी जो सिक्स हेडिंग है वो है लैंग्वेज। द लैंग्वेज इज़ ईजी, लॉजिकल एंड इम्प्रेसिव। जो लैंग्वेज है इससे कि वो है बहुत ही ईजी, लॉजिकल और इम्प्रेसिव भी है। एवरी लाइन हैज़ डीप मीनिंग। और इससे कि हर लाइन में एक बहुत ही डीप मीनिंग है, गहरा अर्थ निकलता है। तो राइटर काफ़ी अच्छा मैसेज भी अपने रीडर को देते हैं। सेवेंथ जो आपकी हेडिंग होगी क्रिटिकल एप्रिसिएशन की, वो है मोरल मैसेज। द एसे टीचेज अस टू स्टडी वाइजली एंड यूज नॉलेज प्रॉपरली। तो मतलब ये ऐसे हमें टीच करता है, पढ़ाई जो है इंसान को बुद्धिमान बनाती है, नॉलेज देती है। लास्ट हेडिंग होगी कंक्लूजन। तो आप लिखेंगे ओवरऑल ऑफ स्टडीज इज ए प्रैक्टिकल एंड इंस्पायरिंग एसे। इट शोज दैट स्टडीज आर नेसेसरी फॉर ए बैलेंस एंड सक्सेसफुल लाइफ। तो इस तरीके से आप 8 हेडिंग में अपना पूरा क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, राइट द क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ ड्रीम चिल्ड्रेन बाय चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब का एसे है ड्रीम चिल्ड्रेन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एसे और लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से आता है, देखिए। और मैंने आपसे पहले भी कहा था जो राइटर्स रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि चार्ल्स लैम्ब राइटर हैं, फ्रांसिस बेकन राइटर हैं और ये लोग एसेइस्ट थे, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, राइट ए नोट ऑन चार्ल्स लैम्ब एज एन एसेइस्ट, या फिर डिस्कस फ्रांसिस बेकन एज एन एसेइस्ट। तो उस पर हमने अलग अलग वीडियोस बनाई है, पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी है, तो आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा। लिंक आपको मैं दे दूंगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वो क्वेश्चंस भी आते हैं, लॉन्ग में ही आते हैं, तो उन पर भी वीडियो मैंने बनाई है आपके लिए। देखिए, जैसे जैसे जो क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम में, सभी पर हमने वीडियोस बनाई है। कोई भी टॉपिक आपका ऐसा नहीं है जिस पर आपको वीडियो सक्सेस मास्टर पॉइंट चैनल पर ना मिले, तो विजिट करके ज़रूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले तो आप हेडिंग डाल दीजिएगा क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द ड्रीम चिल्ड्रेन बाय चार्ल्स लैम्ब। अब आगे लिखिएगा, देखिए इंट्रोडक्शन यानी परिचय। ड्रीम चिल्ड्रेन इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल एसे रिटन बाय चार्ल्स लैम्ब। बहुत ही खूबसूरत एसे है, रिटन बाय चार्ल्स लैम्ब, इनके द्वारा लिखा गया, चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखा गया। इट इज़ ए स्टोरी ऑफ लव, मेमोरी एंड इमेजिनेशन। ये जो एसे है लव, प्यार की कहानी है, इसमें मेमोरी है, यादें हैं बचपन की, और इमेजिनेशन यानी कल्पना है। कल्पना में 2 बच्चे हैं राइटर के, एलिस एंड जॉन। सेकेंड हेडिंग है थीम। थीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग। द मेन थीम इज अनफुलफिल्ड लव एंड लॉनलीनेस। अनफुलफिल्ड लव यानी अधूरा प्यार इसकी मेन थीम है, और लॉनलीनेस यानी अकेलापन। राइटर काफ़ी अकेले हैं, उनकी कुछ अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स हैं यानी जो पूरी नहीं हुई हैं। द एसे शोज हाउ ड्रीम कैन गिव कंफर्ट टू ए सैड हार्ट। ये इससे दिखाता है कि कैसे जो सपने होते हैं काफ़ी कंफर्ट यानी आराम देते हैं
टू ए सैड हार्ट, एक दुखी दिल को। जैसे राइटर का दिल काफ़ी हर्ट है, काफ़ी दुखी है, उदास है, तो उनकी जो कल्पनाएं हैं, इमेजिनेशंस है, उनका जो ड्रीम है, उन्हें 2 पल का सुकून देता है। यानी जब तक वो सपना देख रहे थे कि उनके सपने में 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, और वो उसको अपने बचपन की कहानियाँ सुना रहे, तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन जब उनकी आंखें खुलती हैं तो उन्हें एहसास होता है कि ये क्या है, रियल नहीं है, ये चिल्ड्रंस क्या है, इट्स नॉट रियल, ये क्या है, ओनली इमेजिनेशंस हैं, खाली ड्रीम है, मतलब कि सपने हैं खाली। अब देखिए थर्ड आपकी जो हेडिंग है वो है प्लॉट, यानी स्टोरी क्या है। क्रिटिकल एप्रिसिएशन में सब कुछ आपको एक्सप्लेन करना होता है। लैम इमेजिन्स टेलिंग स्टोरीज टू हिज चिल्ड्रेन अबाउट हिज पास्ट। तो इस स्टोरी का मेन प्लॉट यही है, इस हिस्से का मेन प्लॉट यही है कि चार्ल्स लैम्ब ये इमेजिन करते हैं, सपना देखते हैं कि वो टेल कर रहे, स्टोरी सुना रहे हैं टू हिज चिल्ड्रेन, अपने बच्चों को, अबाउट हिज पास्ट, अपने पास्ट यानी अपने बचपन के बारे में। एट द एंड, और हमें एंड में पता चलता है इससे कि वी लर्न दैट द चिल्ड्रेन आर ओनली ए ड्रीम, और हमें एंड में पता चलता है कि ये बच्चे केवल ड्रीम है, नॉट मतलब रियल नहीं है। दे आर ओनली ड्रीम्स नॉट रियल, तो वो रियल नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ ख्वाब थे, सपना थे, और राइटर उदास हो जाते हैं। फोर्थ हेडिंग होगी आपकी ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट, क्योंकि ये एक ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे देखने को हमें मिलता है जिसमें चार्ल्स लैम्ब अपने ही लाइफ की बातों को दिखा रहे हैं कि कैसे वो अकेले हैं अपने इस संसार में, इस दुनिया में। उनके ब्रदर की कैसे डेथ हो गई, उनकी दादी कितनी अच्छी थी, रिलीजियस लेडी थी, इनकी शादी नहीं हुई जिसे ये लव करते थे, और इनके बच्चे सपने में आते हैं, जबकि सपने में तो इनकी कभी शादी, लेकिन हकीकत में इनकी कभी शादी ही नहीं हुई थी, और सपने में जो बच्चे आते हैं वो केवल सपना ही थे, हकीकत नहीं थे। द एसे इज बेस्ड ऑन लैम्ब्स रियल लाइफ, ये एसे चार्ल्स लैम्ब की रियल लाइफ पर बेस्ड है। हिज लव फॉर एन सिमोम्स रिमाइंड अनफुलफिल्ड, इनका जो प्यार है एन सिमोम्स के लिए, क्योंकि इसी नाम की लेडी से वो प्यार करते थे, लेकिन वो अधूरा रह गया, शादी नहीं हुई। फिफ्थ आपकी हेडिंग है इमोशनल अपील। द एसे इज फुल ऑफ सॉफ्ट इमोशंस लाइक लव, सैडनेस एंड नोस्टैल्जिया। तो ये ऐसे प्यार, उदासी, सैडनेस पर लिखा गया ऐसे है। इट टचेज द रीडर्स हर्ट, ये जो ऐसे है रीडर्स के हर्ट को टच करता है, ये हर्ट टचिंग ऐसे, इसको पढ़ के हमें राइटर के अकेलेपन का एहसास होता है। 6 हेडिंग होगी आपके क्रिटिकल एप्रिसिएशन में स्टाइल। आप लिखेंगे चार्ल्स लैम्ब्स स्टाइल इज सिंपल, जेंटल एंड कन्वर्सेशनल। तो इनकी जो लैंग्वेज है, स्टाइल है, काफ़ी सिंपल है, जेंटल है, कन्वर्सेशनल है। इट फील्स लाइक ए पर्सनल टॉक, ये जो स्टाइल है ऐसा लगता है पढ़ करके ये पर्सनल टॉक है, राइटर अपने बारे में ही बता रहा है। 7वीं हेडिंग है लैंग्वेज, यानी भाषा क्या है। द लैंग्वेज इज ईजी, स्वीट एंड एक्सप्रेसिव। तो इसकी लैंग्वेज जो है काफ़ी ईजी है, स्वीट है और एक्सप्रेसिव है। सिंपल वर्ड्स क्रिएट डीप फीलिंग्स, और जो सिंपल वर्ड्स हैं इस ऐसे के वो काफ़ी डीप फीलिंग्स को क्रिएट करते हैं। बहुत ही अच्छा ऐसे है, मैंने पूरा पढ़ा दिया, आप ज़रूर देखिएगा, समरी अपलोड है चैनल पे। आपकी 8वीं हेडिंग है इमेजिनेशंस एंड रियलिटी, यानी इसमें कल्पना भी है और सच्चाई भी है, रियलिटी भी है। द एसे ब्यूटीफुली मिक्सेस इमेजिनेशंस विद रियलिटी, तो ये ऐसे बहुत ही सुंदरता के साथ इमेजिनेशन और रियलिटी को मिक्स करके लिखा गया है। मेकिंग द एंडिंग वेरी टचिंग, और इसकी जो एंडिंग है काफ़ी हार्ट टचिंग है, क्योंकि एंड में पता चलता है कि राइटर अपने जिन 2 बच्चों को पूरी अपने बचपन की कहानियाँ सुना रहे हैं, वो बच्चे तो हकीकत में है ही नहीं, केवल ड्रीम है। 9th हेडिंग आपकी होगी मोरल मैसेज। द एसे टीचेस दैट ड्रीम कैन गिव हैप्पीनेस बट रियलिटी कैन बी पेनफुल, ये ऐसे हमें ये मैसेज देता है कि जो ड्रीम है काफ़ी हैप्पी ही देते हैं, हमें खुशी देते हैं, बट जो रियलिटी होती है वो पेनफुल होती है, क्योंकि राइटर का जो ड्रीम है, बच्चे हैं ख्वाब में, वो काफ़ी उन्हें अच्छा लग रहा है, उन्हें कंफर्ट फील हो रहा है, लेकिन जैसे उनकी आंखें खुलती हैं सपना टूटता है और रियलिटी इनकी काफ़ी पेनफुल होती है। 10th हेडिंग होगी कॉन्क्लूजन, यानी निष्कर्ष ज़रूर लिखिएगा, नंबर अच्छा मिलेगा। ड्रीम चिल्ड्रन इज ए टचिंग एंड इमोशनल एसे, इट शोज लैम्ब्स
डीप फीलिंग्स एंड मेक्स रीडर फील सिंपैथी फॉर हिम। तो ये इससे चार्ल्स लैम्ब की डीप फीलिंग्स को दिखाता है और रीडर्स को काफ़ी सिंपैथी, मतलब कि रीडर को काफ़ी सिंपैथी होती है, राइटर के साथ दया होती है। सिंपैथी मतलब दया होना। तो राइटर के अकेलेपन को पढ़कर रीडर को काफ़ी सिंपैथी होती है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, जोसेफ एडिशन एज एन एसेइस्ट डिस्कस कीजिए। तो आप कैसे लिखेंगे जोसेफ एडिशन एज एन एसेइस्ट? देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, राइट ए नोट ऑन जोसेफ एडिशन एज एन एसेइस्ट। और आपके सिलेबस में जोसेफ एडिशन का एक एस्से दिया गया है, सर रॉजर एट चर्च, जो मैंने पढ़ा दिया है, काफ़ी अच्छा एस्से है, आप पढ़ लीजिएगा। तो जोसेफ एडिशन के बारे में लॉन्ग में आता है, सेक्शन सी में आता है, ठीक है। तो चलिए देखिए, पहले तो हेडिंग डाल दीजिएगा जोसेफ एडिशन एज एन एसेइस्ट, फिर लिखिएगा जोसेफ एडिशन इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश एसेइस्ट। ये बहुत ही फेमस ग्रेटेस्ट इंग्लिश एसेइस्ट हैं। ही इज़ फेमस फॉर हिज एस्से, वो अपने एस्सेज के लिए फेमस है। रिटेन इन द स्पेक्टेटर एंड टेल्टर, तो स्पेक्टेटर और टेल्टर के लिए जो इन्होंने लिखा है उसके लिए काफ़ी फेमस है। हिज एस्सेज डील विद एवरीडे लाइफ, इनका जो एस्से होता है डील करता है। डील करने का मतलब ये जो अपने एस्से में लिखते हैं, इनके एस्से का जो मेन थीम वगैरह होता है वो एवरीडे लाइफ होता है, मैनर्स के बारे में होता है, मोरल लेसन देता है या सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में होता है। जैसे आप इनका एस्से जब पढ़ते हैं सर रॉजर एट चर्च, जिसमें वो एक सर रॉजर नाम के रिलीजियस कैरेक्टर के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, सोसाइटी के बारे में बताते हैं कि कैसे लोग चर्च में नहीं जाते, और मैनर्स, या फिर ये सर रॉजर का मोरल कैरेक्टर दिखाते हैं कि कितने अच्छे इंसान हैं जो सारे गांव वालों को चर्च आने के लिए क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। तो इनके एस्से का जो मतलब कि थीम वगैरह होता है वो एवरीडे लाइफ के ऊपर, मैनर्स के ऊपर, मोरल्स के ऊपर या सोशल प्रॉब्लम्स के ऊपर होता है। एडिशंस मेन एम वॉज टू इम्प्रूव सोसाइटी थ्रू जेंटल टीचिंग। तो इनका मेन एम यानी मकसद था, उद्देश्य था कि सोसाइटी को इम्प्रूव करना थ्रू जेंटल टीचिंग के द्वारा। हिज स्टाइल इज सिंपल, क्लियर एंड ग्रेसफुल, और जिस स्टाइल में वो लिखते थे वो काफ़ी सिंपल, क्लियर और ग्रेसफुल होता था। ही यूजेज पोलाइट ह्यूमर एंड मीड माइल्ड सेटायर, नेवर हार्श और इंसल्टिंग। तो इन्होंने यूज़ किया ह्यूमर एंड माइल्ड सेटायर, नेवर हार्श और इंसल्टिंग, यानी कि हार्श और इंसल्टिंग कभी नहीं यूज़ किया। हिज लैंग्वेज इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, इनकी जो लैंग्वेज होती है ईजी टू अंडरस्टैंड होती है, यानी समझने में आसानी होती है। जब इनका एस्से या कोई भी वर्क हम पढ़ते हैं तो पढ़कर हमें ईजिली समझ में आ जाता है। विच मेक्स हिज एस्सेज पॉपुलर एमंग कॉमन रीडर्स, इसी वजह से इनके जो एस्सेज होते हैं रीडर्स के बीच में काफ़ी पॉपुलर होते हैं, क्योंकि जब भी कोई चीज़ लोगों को पढ़ के जल्दी समझ आती है तो वो लोगों को अच्छी लगती है। एडिशंस एस्से एंटरटेन एज वेल एज इंस्ट्रक्ट, ही होल्ड्स एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश प्रोज, और इनका जो एस्से होता है काफ़ी एंटरटेन भी करता है, और इनका जो रोल है काफ़ी ग्रेट है, और इन्होंने बहुत सारे वर्क्स लिखे हैं लिटरेचर में, इसलिए इनको इंग्लिश प्रोज में हमेशा एक अच्छा स्थान दिया जाता है। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गेम्स एट ट्वाइलाइट बाय अनीता देसाई, थीम इज चाइल्डहुड प्राइड एंड सेल्फ इम्पोर्टेंस। तो ये क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि राइट द थीम ऑफ गेम्स एट ट्वाइलाइट, गेम्स एट ट्वाइलाइट की थीम के बारे में लिखिए। या आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, गेम्स एट ट्वाइलाइट बाय अनीता देसाई, थीम इज चाइल्डहुड प्राइड और सेल्फ इम्पोर्टेंस। जैसे आप देखते हैं कि जो रवि है उसको इम्पोर्टेंस चाहिए और वो सेल्फ इम्पोर्टेंस चाहता है, चाइल्डहुड प्राइड के बारे में दिखाया गया है, जैसे कि एक लड़का जाके छुप जाता है कि सब उसको ढूंढ नहीं पाएंगे, और वो काफ़ी लोग उसकी तारीफ़ करेंगे, यार रवि तुम तो काफ़ी महान हो, तुम इतना देर तक छुपे रहे, हम तुमको ढूंढ नहीं पाए। लेकिन हकीकत में वैसा होता ही नहीं, रवि को कोई नहीं ढूंढता, सब अपने में मस्त हो जाते हैं। आप अपना आंसर लिखेंगे गेम्स एट ट्वाइलाइट, चाइल्डहुड प्राइड एंड सेल्फ इम्पोर्टेंस। पहले आप हेडिंग डाल के लिखेंगे, इन गेम्स एट ट्वाइलाइट बाय अनीता देसाई द थीम ऑफ चाइल्डहुड प्राइड एंड सेल्फ इम्पोर्टेंस इज क्लियरली शोन। तो बचपन में जो बच्चों का प्राइड होता है, घमंड होता है या गर्व होता है कि हमें सब कोई अट्रैक्ट, मतलब कि हमें सब कोई देखे, हम हमारी सब कोई तारीफ़ करे, हर गेम में हम ही जीतें, हम ही विनर हों, और बच्चे खुद को इम्पोर्टेंस दिलाना चाहते हैं लोगों से भी कि लोग भी उनकी वाह वाह करें। जैसे रवि नाम के कैरेक्टर के थ्रू राइटर ने मतलब ये चीज़ दिखाई भी है। चिल्ड्रेन इन द स्टोरी टेक देयर गेम्स वेरी सीरियसली बिकॉज विनिंग
मेक्स देम फील इम्पोर्टेंस। तो बच्चे गेम खेलते हैं और यही बच्चे चाहते हैं कि वो जीतेंगे तो उनकी वाह वाह होगी। रघु इज़ प्राउड ऑफ हिज स्ट्रेंथ एंड एंजॉय शोविंग हिज पावर ओवर अदर्स। तो जो रघु है वो काफ़ी मतलब अपने आप को बहादुर समझता है हर एक बच्चे में। और रवि आल्सो फील्स प्राउड, और रवि नाम का जो कैरेक्टर है वही मेन कैरेक्टर है इस शॉर्ट स्टोरी में। तो वो भी प्राउड फील करता है व्हेन ही हाइड सक्सेसफुली, जब वो छुप जाता है जाकर एक ऐसी जगह जहां उसको कोई ढूंढ नहीं पाएगा, क्योंकि ये सब हाइड एंड सीक खेल रहे थे। एंड बिलीव्स, और उसको यकीन होता है ही हैज़ वॉन द गेम, कि वही गेम को जीतेगा। ही इमेजिन्स बीइंग प्रेज्ड एंड एडमायर्ड, और वो पहले से ही सोचने लगता है कि जब वही जीतेगा तो हर कोई उसकी तारीफ करेगा। हाउएवर, हालांकि व्हेन द अदर चिल्ड्रेन फॉरगेट अबाउट द गेम, रवि's प्राइड इज डीपली हर्ट। तो जब सारे बच्चे खेलते हैं हाइड एंड सीक तो रवि को ढूंढ नहीं पाते, क्योंकि रवि ऐसी जगह छुपा है कि कोई उसको ढूंढ ही नहीं पाएगा। तो हर बच्चे उसको भूल जाते हैं और कहते हैं चलो अब हम दूसरा गेम स्टार्ट करते हैं, रवि पता नहीं कहाँ गया। सब रवि को भूल गए, अब सब दूसरा गेम खेल रहे हैं और रवि को छुप कर ऐसा फील हो रहा है कि सब मुझे ढूंढने में परेशान होंगे, और जब मैं बाहर आऊँगा तो सब कहेंगे वाह रवि वाह, तुम तो ऐसी जगह छुपे थे कि हम ढूंढ ही नहीं पाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब रवि खुद ही बाहर आता है तो देखता है कि हर बच्चा उसको भूल चुका है और हर कोई दूसरे गेम को खेलने में बिजी हो गया है। तो यही चीज़ रवि के प्राइड को काफ़ी हर्ट करती है और रवि को तकलीफ होती है। द स्टोरी शोज दैट चिल्ड्रेन सेल्फ इम्पोर्टेंस इज स्ट्रॉन्ग बट फ्रैगिल। द स्मॉल इंसिडेंट कैन ग्रेटली अफेक्टेड देयर फीलिंग्स। तो ये ऐसे नहीं, शॉर्ट स्टोरी है। तो ये शॉर्ट स्टोरी हमें बच्चों की मासूमियत के बारे में दिखाती है कि वो बचपन में जीतना चाहते हैं और खुद की तारीफ चाहते हैं, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो उन्हें हर्ट होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रोटागोनिस्ट ऑफ द शॉर्ट स्टोरी द बार्बर्स ट्रेड यूनियन बाय मुल्क राज आनंद। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेन जो प्रोटागोनिस्ट है द बार्बर्स ट्रेड यूनियन शॉर्ट स्टोरी का वो चंदू है, ये बात आप जानते हैं, जो कि एक बार्बर का नाई का बेटा है। और ये शॉर्ट स्टोरी भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, मेरे मुंह से बार बार इससे निकल जा रहा है तो इस चीज़ को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, सॉरी इसके लिए, क्योंकि ये एक शॉर्ट स्टोरी है। द प्रोटागोनिस्ट ऑफ द बार्बर्स ट्रेड यूनियन बाय मुल्क राज आनंद इज चंदू। तो द बार्बर्स ट्रेड यूनियन जो आपके सिलेबस में शॉर्ट स्टोरी दी गई है उसका हीरो चंदू है, ए पुअर यंग बार्बर, जो कि एक गरीब पुअर लड़का है, मतलब गरीब है, पुअर है, बार्बर है, नाई का बेटा है। द स्टोरी मेनली फोकसेस ऑन हिज लाइफ एंड स्ट्रगल्स। ये पूरी कहानी उसी की लाइफ स्ट्रगल्स पर फोकस करती है। चंदू वर्क्स इन ए बार्बर शॉप। चंदू एक बार्बर शॉप में काम करता है। वेयर ही इज़ बैडली ट्रीटेड एंड पेड वेरी लिटिल। और ये काफ़ी बैड तरीके से लोगों द्वारा ट्रीट किया जाता है और इसे काफ़ी कम अमाउंट भी पे की जाती है बाल कटने के बदले में, क्योंकि जो बार्बर्स होते हैं लोगों की बाल बनाते हैं, दाढ़ी मूंछ बनाते हैं। तो देखो इसमें मुल्क राज आनंद ने ये दिखाया है कि जो लोअर कास्ट के होते हैं सोसाइटी में उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, उनके साथ अन्याय बहुत होता है। और मुल्क राज आनंद जो थे कास्ट सिस्टम पर काफ़ी ज़्यादा लिखते थे। तो अब देखिए आगे लिखना है आपको अपने आंसर में, ही इज़ इनोसेंट, हार्ड वर्किंग एंड काइंड बट सोसाइटी टेक्स एडवांटेज ऑफ हिम। ये काफ़ी इनोसेंट है, मेहनत भी करता है और दयालु भी है, लेकिन जो सोसाइटी है उससे काफ़ी फ़ायदे उठाती है, उसको कम पे करती है। थ्रू चंदूज एक्सपीरियंसेस द राइटर शोज द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पुअर वर्कर्स एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिटी। तो चंदू के माध्यम से राइटर इसमें दिखाते हैं अत्याचार जो है, शोषण जो है गरीबों के ऊपर, और यूनिटी की इम्पोर्टेंस भी दिखाते हैं। चंदू स्लोली अंडरस्टैंड दैट वर्कर मस्ट स्टैंड टुगेदर टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स। चंदू को ये धीरे धीरे यकीन हो जाता है कि हम जब तक लोगों के घर में जाकर बाल बनाते रहेंगे, दाढ़ी बनाते रहेंगे, तो हमारी कोई वैल्यू नहीं होगी। अब हमें अपने खुद का एक बार्बर्स ट्रेड बनाना चाहिए और लोग खुद आकर बाल बनवाएं तभी बनेगा, नहीं आएंगे तो नहीं बनेगा। His decisions to support the barbers trade union shows his growth and courage. Thus, Chandu represents the suffering yet hopeful working class in Indian society. तो चंदू नाम के लड़के के माध्यम से, मतलब इस कैरेक्टर के माध्यम से मुल्क राज आनंद ने ये दिखाया है कि जो यूनिटी होती है वो इंसान को मजबूत बनाती है
और इसने बार्बर्स ट्रेड यूनियन बनाई और अब हर कोई जाकर खुद ही उनकी शॉप पर बाल कटवाने लगा। अब ये लोग घर जाकर बाल काटना छोड़ देते हैं। तो पूरी स्टोरी पढ़िएगा तो आपको अच्छे से समझ आएगा। यहाँ तो आप केवल प्रोटागोनिस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं क्योंकि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपका नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राइट द टाइटल सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल द लास्ट लीफ बाय ओ हेनरी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। द लास्ट लीफ ओ हेनरी की शॉर्ट स्टोरी है, इसका टाइटल सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडिंग पहले डाल दीजिएगा, उसके बाद फर्स्ट हेडिंग लिखिएगा मीनिंग ऑफ द टाइटल। द टाइटल रिफर्स टू द लास्ट लीफ ऑफ द ऑन द एवी वाइन आउटसाइड जॉन्सीज विंडो। जॉन्सी बीमार हो जाती है। इसमें दो कैरेक्टर आप देखते हैं, जॉन्सी एंड शी, और एक और कैरेक्टर देखते हैं बेहरमैन, यानी इस तरीके से तीन कैरेक्टर आप इसमें देखते हैं। बेहरमैन 60 साल का है और जॉन्सी एंड शू जवान हैं, लड़की हैं, आर्टिस्ट हैं। जॉन्सी को न्यूमोनिया हो गया है और इसके खिड़की के सामने एक एवी का पेड़ है, बेल का पेड़ है, और वो उस पर की पत्तियों को गिरती है क्योंकि पतझड़ का टाइम है। गिनती है कि जैसे ही लास्ट लीफ गिरेगा, आखिरी पत्ता पेड़ का गिरेगा, तो वो भी मर जाएगी। जॉन्सी बिलीव्स दैट व्हेन द लास्ट लीफ फॉल्स शी विल आल्सो डाई। तो जॉन्सी को ये विश्वास हो गया है कि जब आखिरी पत्ता गिरेगा तो वो भी मर जाएगी। दस इस प्रकार द लीफ बिकम्स डायरेक्टली कनेक्टेड टू हर लाइफ एंड डेथ। तो इस तरीके से जो द लास्ट लीफ वर्ड है उस डायरेक्ट, एकदम डायरेक्ट सीधे रूप से कनेक्ट है जॉन्सी की लाइफ और डेथ से, क्योंकि ये इसकी लाइफ एंड डेथ दोनों को रिप्रेजेंट करती है। लास्ट लीफ का गिरना, जॉन्सी को लगता है कि वो मर जाएगी, लेकिन वही लास्ट लीफ जॉन्सी की जान बचा लेती है। सेकेंड आपकी हेडिंग होगी सिंबल ऑफ लाइफ एंड होप, जीने की उम्मीद। और जीने की उम्मीद, देखो जीने की उम्मीद का प्रतीक। द लास्ट लीफ सिंबलाइजेज होप and the will to live. When the leaf does not fall, Jauncey regains hope to slowly recover from her illness. तो बेहरमैन उसी लास्ट लीफ को बना देता है जाकर दीवार पर। बिल्कुल दूर से देखने में लग रहा था कि वो रियल पेंटिंग हो और रियल पत्ती हो, पेंटिंग नहीं लग रही थी। लेकिन बाद में जॉन्सी को पता चलता है कि ये केवल पेंटिंग है जो बेहरमैन ने उसी की जान बचाने के लिए बनाई है, लेकिन वो खुद मर जाता है क्योंकि तूफानी रात में वो बाहर जाकर जब देखता है कि पत्ती गिर गई है और अगली सुबह जॉन्सी देखेगी तो वो और भी टूट जाएगी। तो उसको बचाने के लिए वो उस पत्ती को जाकर दीवार पर पेंट करता है, और वो बेहरमैन की मास्टरपीस पेंटिंग थी। और उसकी वजह से जब उसको जॉन्सी देखती है कि वो पत्ता आधी रात में भी नहीं गिरा, तूफानी रात में भी नहीं गिरा, तो उसको जीने की होप मिल जाती है। तो जो लास्ट लीफ टाइटल है वो जॉन्सी की डेथ एंड लाइफ दोनों को रिप्रेजेंट करता है। पहले उसके लिए वो मरना था, लेकिन अब वही लास्ट लीफ उसके जीने की वजह बन जाता है। थर्ड हेडिंग आप डालेंगे सिंबल ऑफ कॉरेज एंड सेक्रीफाइस। द पेंटेड लीफ रिप्रेजेंट बेहरमैन सेक्रीफाइस। ही रिस्क हिज लाइफ इन द कोल्ड टू द पेन द लीफ सेविंग जॉन्सीज बट नॉट सिंग हिज ओन लाइफ। तो ये जो लास्ट लीफ है कॉरेज और सेक्रीफाइस का भी सिंबल है इस स्टोरी में, क्योंकि यही लास्ट लीफ की वजह से बेहरमैन अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है। वो अपनी जान को रिस्क पे लगाकर जॉन्सी की लाइफ को बचाने के लिए अपनी लाइफ गंवा देता है। तो ये लास्ट लीफ जो टाइटल है वो कॉरेज एंड सेक्रीफाइस का भी सिंबल है। फोर्थ पॉइंट है टर्निंग पॉइंट इन द स्टोरी। द लास्ट लीफ चेंजेस जॉन्सीज थिंकिंग, और आखिरी पत्ता ही जॉन्सी की थिंकिंग को, सोच को बदलता है। इट बिकम द टर्निंग पॉइंट दैट ब्रिंग्स हर बैक टू लाइफ, और यही आखिरी पत्ता उसे जीने की उम्मीद की ओर वापस लाता है। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैंने आपको जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बताए हैं आप इनको तैयार कर लीजिएगा, बिकॉज ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हर साल एग्जाम में रिपीट होते हैं और 2026 के एग्जाम में भी ये क्वेश्चंस जरूर आएंगे। बाकी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आप चैनल पर विजिट जरूर कीजिएगा। पूरी महासंग्राम क्लासेस अपलोड हैं, देखकर अच्छे से पढ़ाई करते रहिए हर एक सब्जेक्ट की। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको अपने BA के हर सेमेस्टर में हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस करने के लिए मिलेंगी। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।